एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कंपनी कार्टरेट टेक के बारे में। इस कंपनी को मैंने डीपली डिस्कस करा है, जहाँ पर मैंने सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस करा है एज़ यूजुअल। आखिर कंपनी करती क्या है, कहाँ कहाँ से इनके रेवेन्यूज़ आते हैं। देन उसके बाद मैंने इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उनको डिस्कस करा है। देन एट द एंड हमने कॉन वैल्यूएशंस को डिस्कस करा है। सो लेट अस फाइनली स्टार्ट विद द बिजनेस मॉडल। सो कार्टरेट टेक बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिनके पास ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक कार वाले, बाइक वाले। तो मतलब ये ग्रुप है कार्टरेट टेक। उनके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब इनके खुद की एक वेबसाइट्स बना रखी है, कार वाले, बाइक वाले। ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट्स, जहाँ पर आप जाते हो एंड नए कार्स, पुराने कार्स एक्सप्लोर करते हो खरीदने या फिर सेलिंग पर्पस के लिए। बेसिकली होगा क्या कि जब अगर आपको कोई कार खरीदना है, सो मतलब जब आपने एक बार सोचा कि आपको कार खरीदना है, तो डिस्कवरी से लेके फाइनल परचेज तक की जो जर्नी है, रोड मैप, उसमें कार्टरेट टेक इज द वन जो कि आपके साथ रहेगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, एज वेल एज बाद में भी, सर्विस के टाइम पे भी। सो कार्टरेट टेक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है कि इनके ना अराउंड 8 से लेके 10 ब्रांड्स हैं। लेट मी टेल यू गाइस द नेम। तो देखो, इनके सेवरल ब्रांड्स हैं, कार वाले कार्टरेट, श्रीराम ऑटोमॉल, बाइक वाले एड्रॉइड ऑटो, OLX इंडिया, एपशोर, है ना। ये एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी है विथ कवरेज एंड प्रेजेंस अक्रॉस व्हीकल टाइप्स एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। Basically, their platforms are meant to help you from discovering a car to its final purchase. They have various value-added services including finance, connecting with best dealers, etc. मतलब यार ये है कि अगर आपने कार खरीदने का सोचा है, देन आप उसको ऑनलाइन सर्च करोगे। सो ऑनलाइन आप सर्च करोगे, इनके प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, लाइक कार वाले एंड बाइक वाले। वहाँ पर आप कार और बाइक्स के स्पेक्स देखोगे, स्पेसिफिकेशंस क्या है, ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिल जाएंगे आपको। एंड देन उनके बेस्ट डीलर्स क्या हैं आपकी सिटी में, बेस्ट प्राइस कोटेशंस क्या हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब फाइनेंस कैसे कराना है, एवरीथिंग। मतलब 0 से लेके 100 तक जो होता है ना कार खरीदने में प्रोसीजर, वो पूरा प्रोसीजर में आपका कार्टरेट टेक हेल्प करने वाला है। एंड इसके लिए इन्होंने 7 से 8 प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं। सबसे पहले कार वाले, बाइक वाले, एंड देन कार्टरेट टेक, मतलब देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म जो कि इन्होंने बनाए। एंड इनके प्लेटफॉर्म से आप कार्स को बाय ही नहीं कर सकते, बल्कि सेल भी कर सकते हो। सो बेसिकली इन्होंने श्रीराम ऑटोमॉल और एपश्योर करके ऐप्स बनाए हैं, वेबसाइट, जहाँ से आप अपनी पुरानी ओल्ड यूज्ड कार्स को भी सेल कर सकते हो। सो सेलिंग में भी आपको हेल्प करेगा। अगर मैं बात करूं जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जितने भी इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी में टोटल जो ट्रैफिक है, कितने लोग आते हैं, तो 15 करोड़ लोग। इंडिया की पॉपुलेशन है 140 CR, एंड उसमें से 10% से ज़्यादा लोग, ऑलमोस्ट 10%, 14 to 15 करोड़ इनके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कार्टरेट टेक पे। सो इनका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इन दिस स्पेस, कार एंड मतलब जितना भी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कार स्पेस वगैरह है उसमें नंबर 1 है। एंड इन सबसे अच्छी बात जो है, मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है, बट इट इज़ द ट्रुथ, 95% ऑफ देयर ट्रैफिक कम्स ऑर्गेनिकली। मतलब कि इनका 15 करोड़ जो लोग हैं ना, 15 करोड़ में से 14 करोड़ लोग इनके अपने आप इनके प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं बिना कोई एड स्पेंड करे। ये कंपनी कोई भी एड स्पेंड नहीं करता है कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, कोई अपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, एड स्पेंड्स वगैरह। ऑर्गेनिक है, अपने आप लोग इनके प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनाए कि गूगल भी इनके प्लेटफॉर्म्स को टॉप रैंक पे रैंक कर रहा है, टॉप नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। इन डेप्थ अगर हम इनके बिजनेस मॉडल को समझें, तो यार ये देखो, 4 बेसिकली इनकी कंपनीज हैं, आई वुड से कि हाई लेवल पे। सो कार वाली कंपनी है, यहाँ पर कस्टमर आते हैं नई कार्स खरीदने और पुरानी कार्स को बेचने, ठीक है। और यहाँ पर जो OEMs है, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर है, मारुति है, और आपका Hyundai है, टाटा है, महिंद्रा है, ये आते हैं, और डीलर्स भी आते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं और इनके प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिसके लिए इन लोगों को एक फ़ीस पे करनी होती है। बेसिकली जैसे महिंद्रा ने कोई गाड़ी लॉन्च करी, लेट्स से महिंद्रा ने XUV 700 लॉन्च करी, या फिर टाटा ने टियागो लॉन्च करी, अपना नेक्सॉन लॉन्च करी, तो इसको ब्रांडिंग की ज़रूरत है, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था, लोग बाग इनके प्लेटफॉर्म को इतना प्यार करते हैं कार्टरेट टेक वालों के, कि 95% लोग, 15 करोड़ में से 14 करोड़ लोग अपने आप विजिट कर रहे हैं इनका प्लेटफॉर्म, 14 करोड़ से भी ज़्यादा। सो इतना अच्छा ग्रोथ है इनके प्लेटफॉर्म पे।
एंड इनके प्लेटफॉर्म्स पे क्या होगा कि लोग अपने आप इतने ज़्यादा आते हैं, तो जो ब्रांड्स हैं उनको भी एड स्पेंड करना होता है। मतलब ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को इनके प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। नेक्सॉन को वो अपने, अगर कार ट्रेड टेक जो है ना वो अपने प्लेटफॉर्म कार वाले पे नेक्सॉन को रखेगा, सो उसकी वो फीस लेता है कंपनी से, क्योंकि कंपनी उसको शो करेगी। फिर कार वाला क्या करेगा, उसको टॉप रैंक पे कर देगा कि भाई नेक्सॉन है, नेक्सॉन को नंबर 1 पे कर दो। जैसे ही कंज्यूमर कार वाला का ऐप खोले एंड उसको नेक्सॉन का नोटिफिकेशन दिखा दो कि नेक्सॉन पे ये ऑफर चल रहा है, इस डीलर के पास जाना है, सो उस चीज़ का ना पैसा चार्ज करता है। बेसिकली अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसी चीज़ बन गए जहाँ पर लोग बाग विजिट करने लगे हैं दम से। सो उन प्लेटफॉर्म्स का ये जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बना उसका ये ऐसे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे पैसा ऐसे कमाया जा रहा है कि वो जो आप प्रोडक्ट अपना एडवर्टाइज करोगे डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स, उसका ये पैसा लेंगे फ्रॉम डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। एंड अगर मैं अब बात करूँ इनके अदर प्लेटफॉर्म्स, OLX इंडिया, OLX तो बहुत जाना सुना नाम है। मतलब इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल यूज्ड एंड न्यू प्रोडक्ट्स, जहाँ पर कि इस कंपनी का, अब देखो बेसिकली OLX को उन्होंने एक्वायर करा था आई गेस अगस्त 2023 में। सो ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करा प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए, आपके पास एक गाड़ी आपने लिस्ट कर दी कि मेरे को ये गाड़ी बेचनी है। सो उस गाड़ी को जब आप बेचने के लिए लिस्ट करोगे तो OLX आपसे एक फ़ीस चार्ज करने लगेगा। यही कहते हैं इसको मोनेटाइजेशन। बेसिकली इन्होंने क्या करा कि एक तो है कि यार आप फ्री में लिस्ट कर दो चलेगा, बट आपको अच्छे बायर से कैच कराना, जो बायर है, बायर की फीड पे आपका ऐड शो करना कि भाई ये सेलर है, ये गाड़ी बेचनी है, उसके लिए पैसा चार्ज करने लगे। ये सेलर से कह रहे हैं कि हम तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे सेल करने के लिए, तो तुम उसके लिए पैसा दो। सो ये कहलाता है मोनेटाइजेशन, जहाँ से वो जो पैसा कमा रहे हैं वो ही इनका प्रॉफिट है, वो इनका प्रॉफिट हो गया OLX का। एंड सेम ये बायर्स के लिए कर रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है कि जो बायर्स हैं, नंबर ऑफ बायर्स वो 3 टाइम्स हैं सेलर्स के। एंड इन्होंने रिसेंटली एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा है, एलीट प्रोग्राम, जहाँ पर कि जो बायर्स हैं वो इन्हें फीस देंगे फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। एंड यहाँ से क्या होगा, जो बायर्स हैं उनको अच्छा बाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे कि जेन्युइन सेलर्स होंगे, ट्रस्टेड वेरीफाइड प्रोडक्ट्स होंगे। सो उसके लिए मोनेटाइज कर रहे हैं अपने पूरे प्लेटफॉर्म को। एंड दैट इज़ हाउ ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं OLX इंडिया। एंड सिंस द एक्विजिशन, जब से इन्होंने अगस्त 2023 से एक्वायर करा, कंपनी हैज़ बीन डूइंग ग्रेट। एंड अभी इनका जो व्यू है OLX को लेके, तो वो तो बहुत सॉलिड है, जो कि कॉन कॉल में इन्होंने बोला था। आई विल कवर दैट लेटर, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ डोंट स्किप दिस पार्ट, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अब हम बात करेंगे इनका थर्ड मेन बिजनेस, श्रीराम ऑटोमॉल। श्रीराम ऑटोमॉल बेसिकली क्या करता है कि ये जो रिटेल सेलर्स हैं आपके, और आपके ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, जो आपके डीलर होते हैं ना कार एजेंसी वाले, और जो बैंक वगैरह हैं, अदर इंस्टीट्यूशनल सेलर हैं, उनको फास्ट और कन्वीनियंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है अपनी गाड़ियाँ वगैरह बेचने के लिए विया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स 114 यार्ड्स की तरफ। बेसिकली ये क्या है कि जैसे आप कहते हैं ना ऑक्शन वगैरह वाला, तो ऑक्शन का काम करता है श्रीराम ऑटो मॉल। यहाँ पर इनके पास अराउंड 500 से ज़्यादा फिजिकल लोकेशंस प्रेजेंट है इन टोटल। सो इन लोकेशंस पे गाड़ी वगैरह आप लेके जाओ एंड ये आपकी गाड़ी बिकवा देंगे, ऑक्शन वगैरह लगवाएंगे। सो उसके लिए श्रीराम ऑटो मॉल है मेनली, ठीक है। अब हम इनका फोर्थ इंपॉर्टेंट बिजनेस की बात करेंगे विच इज़ बाइक वाले। सो बाइक वाले में मेनली यही है कि यार जो कस्टमर्स है वो विजिट करते हैं नए बाइक्स को देखने के लिए या फिर नए बाइक्स को सेल करने के लिए, अपने पुराने बाइक्स को बेचने के लिए। सो यही था इनका इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ बिजनेस मॉडल। मेनली अगर मैं थोड़ा सा एक लिटिल बिट समराइज करूँ लिटिल वे में, सो कार वाले में यार लोग बाग आते हैं अपनी गाड़ियों को बेचने और ख़रीदने वगैरह के लिए। यहाँ पर जो मेन पैसा कंपनी कमाती है वो कमाती है मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स और डीलर से, जो सुजुकी कंपनी वगैरह है, मारुति, टाटा वगैरह, इन कंपनी से। इन कंपनीज़ को अगर अपने प्रोडक्ट इन पे दिखाने इनके प्लेटफॉर्म पे, तो उससे पैसा लेते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा ले लेंगे। इनका प्लेटफॉर्म एक एडवर्टाइजमेंट सोर्स बन गया। एंड OLX पे वही है कि OLX पे हम जैसे कंज्यूमर्स बाय सेल वगैरह करते हैं, सो उसमें हम बायर और सेलर को दोनों को मोनेटाइज करते हैं, दोनों से फीस लेने लगा। श्रीराम ऑटोमॉल में बेसिकली जो पुराने व्हीकल्स हैं, यूज्ड व्हीकल्स, उनको सेल करने के लिए ऑक्शन होने लगा। बाइक वाले मेनली बाइक्स को लेना बेचना वगैरह काम हो गया। नए बाइक्स डिस्कवर करोगे, उनके स्पेसिफिकेशंस को देखोगे, मेन ये हो गया बाइक वाले में। अब हम बात करेंगे इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स। सो बेसिकली जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है कार ट्रेड टेक का, वो 3 रेवेन्यू सेगमेंट्स में से आता है, जिनमें से नंबर 1 पे है कंज्यूमर बिजनेस। कंज्यूमर बिजनेस में आते हैं कार वाले और बाइक वाले और अदर सिमिलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इस बिजनेस का है मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स एंड बाइक मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज डीलर्स। अराउंड 40 से 45% ऑफ रेवेन्यू कंपनी का कंज्यूमर बिजनेस से आता है। मेनली कंज्यूमर बिजनेस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कार वाले के बिजनेस में, कि जो मैन्युफैक्चरर और डीलर्स हैं वो पैसा देते हैं इनको अपने कार ट्रेड टेक का प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए, एंड वो जो पैसा होता है वो आता है कंज्यूमर बिजनेस के अंदर,
ठीक है, अब हम बात करेंगे इनका दूसरा बिजनेस जो कि रीमार्किंग बिजनेस। सो रीमार्किंग बिजनेस बेसिकली श्रीराम ऑटो मॉल और एपश्योर वाला बिजनेस है। मतलब जो ऑक्शन वाला बिजनेस मैंने आपको बताया ना कि इनके पास 500 से ज़्यादा लोकेशन है जहाँ पर आप अपने व्हीकल्स को ले जाओ एंड वहाँ पर ये आपको बिकवाने में हेल्प करेंगे। सो ये जो बिजनेस है इनका वो अराउंड 30 से 35% कंट्रीब्यूट करता है इन देयर रेवेन्यू। एंड इनके पास ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स तो है ही, प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है फॉर सेलिंग योर यूज्ड व्हीकल। एंड नाउ we'll talk about the third segment which is OLX India. So OLX India तो हमें पता ही, हमने पहले भी डिस्कस करा था कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने पुराने या नए प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। सो दिस प्लेटफॉर्म कंट्रीब्यूट्स अराउंड 25 to 30% ऑफ योर। लेट अस फाइनली टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स। सो इस कंपनी का Q2 जो FY26 था रिसेंट क्वार्टर, उसमें इनका सेल्स ग्रोथ था 29% का, और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ था यानी कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ इट इज़ 109%। आप देखोगे कि जो पैट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल्स ग्रोथ। तो इस यहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। एंड इसके पीछे का अगर रीज़न मैं आपको बताऊँ तो कार ट्रेड टेक ना एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। प्लेटफॉर्म बिजनेस में एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो कि एक बार लग चुकी होती है, एंड आगे जाके आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा बट आपकी कॉस्ट एज सच नहीं बढ़ेगी। सो कॉस्ट आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे उतने ज़्यादा, एंड आपके एक्सपेंसेस अगर नहीं बढ़ेंगे तो जितना भी आपका रेवेन्यू ग्रोथ आएगा वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही बन जाएगा। सो मेनली जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है वो मोस्टली इनका प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होता जाता है, एंड इसके कारण यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा देखने मिलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से मैंने कोई प्लेटफॉर्म बनाया, ऑनलाइन वेबसाइट बनाई, तो स्टार्टिंग में मेरे को अगर मतलब ऐसी हाइपोथेटिकल फिगर्स है 10 करोड़ रुपए लगे मुझे कोई प्लेटफॉर्म बनाने में। सो 10 करोड़ रुपए एक बार मेरी इनिशियल कॉस्ट थी वो मेरी लग गई तो लग गई। अब हर साल इस पर मेंटेनेंस में मेरे को 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए लगेंगे। अब डजेंट मैटर मेरे प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ लोग विजिट करें या 10 करोड़ लोग विजिट करें, मेरी जो कॉस्ट लगनी थी 10 करोड़ वो तो उतनी ही लग गई। ठीक है, अब चाहे जितने लोग विजिट करते जाए मेरे प्लेटफॉर्म की कॉस्ट तो बढ़ने नहीं वाली, एक बार लग गई वो, बस जो बढ़ेगा वो मेंटेनेंस बढ़ेगा। तो मेंटेनेंस भी ऐसा है कि अगर 10 करोड़ का प्लेटफॉर्म है 50 लाख का मेंटेनेंस है तो 50 लाख का मेंटेनेंस भाई इतना बढ़ जाएगा, 50 लाख का मेंटेनेंस मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ हो जाएगा, वो 1 करोड़ से 10 करोड़ नहीं होने वाला। तो कॉस्ट में बहुत मिनिमल इंक्रीज है। कंपनी ने इस बार केवल 8% इंक्रीज है इनके एक्सपेंसेस में, कॉस्ट में, और मेनली जो इंक्रीज था वो मतलब एम्प्लॉय के सैलरीज वगैरह एक्सपेंसेस में थोड़ा मोड़ा इंक्रीज आ गया, वरना प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो कोई इंक्रीज है ही नहीं है सच। सो बेसिकली इस कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, पैट ग्रोथ अच्छा मिला। अगर मैं बात करूं हाफ ईयर FY26 की, देन 28% से इनका रेवेन्यू बढ़ा, और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 107% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा। मैं लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू 31% से बढ़ा था, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अलग ही लेवल पे 625%। हाँ जी, सो बेसिकली लास्ट टू लास्ट ईयर 20 करोड़ का पैट था FY24 में, एंड FY25 में अराउंड 140 to 145 CR का पैट था। सो 7x पैट हो गया इनका, 7x से भी ज़्यादा, 7 गुना से ज़्यादा पैट। सो ये केवल प्लेटफॉर्म बिजनेस में ही पॉसिबल है आई गेस, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस एक ऐसी चीज़ है ना कि आपने एक बार बना दिया प्लेटफॉर्म, कॉस्ट लगनी थी जितनी वो तो लग गई, अब जो मेनली होगा सो वो आपका जितनी भी ग्रोथ आएगी रेवेन्यूज वगैरह में मेनली प्रॉफिट ही होगा आपका। सो फाइनेंशियल वाइज कंपनी इज डूइंग वेरी सॉलिड नंबर्स एंड बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अगर मैं इनके रेवेन्यू वाइज नंबर्स डिस्कस करूं, देन अभी तक आपने देखा होगा तो कंज्यूमर ग्रुप का जो रेवेन्यू है वो 37% से बढ़ा, 82% की पैट ग्रोथ है उसमें। इनके 40% एबिटा मार्जिन इन्होंने अचीव करे इन द कंज्यूमर ग्रुप बिजनेस। रीमार्केटिंग जो श्रीराम ऑटो मॉल वाला बिजनेस है ना, वो क्या कहते हैं इनका ऑक्शन वाला, उसने 23% की ग्रोथ दी विथ पैट ग्रोथ ऑफ 30%। एंड जो इनका OLX वाला बिजनेस है, OLX के बिजनेस में 17% से इनके रेवेन्यू बढ़े, वेल जो इनका पैट ग्रोथ था वो 213% से था। सो OLX कंटिन्यूज इट्स क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अचीविंग 30% एबिटा मार्जिन इन Q2 FY26। अभी तक का कंपनी का सबसे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्वार्टर रहा है, 29% से ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, और स्ट्रॉन्ग सिक्वेंशियल ग्रोथ है, मतलब इनका जो प्रॉफिट है वो 109% से सर्च करा एंड 64 करोड़ हुआ ऑल टाइम हाई। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंड 15 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं ईयरली इनके प्लेटफॉर्म्स पे। सो बहुत ही सही सॉलिड नंबर्स है फाइनेंशियल वाइज। तो अब हम बात करेंगे लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर एनालिसिस, कॉन कॉल। सो कॉन कॉल में क्या बोला मैनेजमेंट ने? कॉन कॉल में सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने कहा कि भाई कंपनी ना इट इज़ एंजॉइंग ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज, कॉस्ट है वो केवल 8% से इंक्रीज हुई,
despite of 20% increase in revenue. As a result, the entire increase in revenue translates into profit for company. Basically cost केवल 8% से बढ़ी and revenue 28% से बढ़ा. So mainly जो revenue बढ़ा वो पूरा इनका profits में convert हो गया and इनको अच्छा खासा operating leverage मिला. अब बात करेंगे इनका जो कंज्यूमर ग्रुप वाला बिजनेस है ना, वो अपना क्या कहते हैं कार वाले, बाइक वाले वगैरह वाला. सो कंज्यूमर ग्रुप बिजनेस के लिए एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी हमको. मेन ये देखो क्या होगा, जब जो मैन्युफैक्चरर है, ऑटो सेलर, आपका गाड़ी और बाइक बेचने वाला, वो कब एडवर्टाइजमेंट करेगा? जब उसकी गाड़ियाँ वगैरह बिक नहीं रही होंगी तब वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा. ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा तभी एडवर्टाइजमेंट करेगा. बट अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जीएसटी में रिडक्शन आया तो ऑटोमेटिकली उसकी गाड़ियाँ वगैरह, बाइक वगैरह अच्छा खासा बिकना शुरू हो गई. सो वो चाहता तो वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पे पैसे काट लेता है एंड वो एडवर्टाइजमेंट कम करते हुए ऑटोमेटिक सेल आ रहा है. वो क्यों खर्चे बढ़ा है, वो क्यों पैसा लगा जब सामने से कस्टमर उसके पास आ रहा है? वो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए पैसा क्यों लगाएगा साला, जब सामने से कस्टमर उसके पास आ रहा है? भाई क्या ज़रूरत है ना. ये जनरल एक अजम्पशन था सबका. बट कंपनी ने तो अब इससे तो कंपनी का लॉस हुआ, क्योंकि कंपनी को पैसा कब मिलता है? जब जो कार ट्रेड को पैसा कब मिलेगा कार ट्रेड को पैसा जब मिलेगा जब मारुति उसको पैसा देगी एडवर्टाइजमेंट के लिए. बट मारुति के पास ग्राहक अपने आप चल के आ रहा, तो मारुति कार ट्रेड को पैसा क्यों देगी? ये क्वेश्चन था. तो मैनेजमेंट ने इसको आंसर करा, नो मैटर वेदर ऑटो इंडस्ट्री ग्रोज एट अ स्लोअर हाई पेस, वी विल ऑलवेज ग्रो फास्टर एंड वी हैव प्रूव्ड दैट वी हैव बीन ऑलवेज ग्रोइंग फास्टर सिंस लास्ट 2 years. सो मैनेजमेंट ने बेसिकली ये कहा कि यार देखो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑटो इंडस्ट्री में चाहे जितना ग्रोथ आ जाए, चाहे जितना स्लो डाउन हो जाए. जब ऑटो इंडस्ट्री 10% नेगेटिव डिक्लाइन पे भी ऑपरेट कर रहा था तब भी एज सच हमें कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था. एंड अभी 10% अप पे भी कर रहे हैं तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, सो द कंपनी हैज़ एक्सप्लेन दैट कि इट इज़ अ ट्रेंड बिकॉज मोर एंड मोर मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. कंपनी को अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट्स करने होते हैं एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म से अच्छा कुछ और अच्छा इतना अच्छा हाई कन्वर्जन रेट नहीं है. एंड हमारे प्लेटफॉर्म्स पे लोग आना पसंद करते हैं. सो बेसिकली जब लोग अपने आप आना पसंद कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं हम पे एंड कंटिन्यूस रख रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडवर्टाइजमेंट्स पे. सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि कंपनीज जो, अगर मैं कहूँ, वो अपने जीएसटी वगैरह कट के कारण उतना ज़्यादा वो काट नहीं रहे हैं इन पे, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पे. एंड इनका जो कार्ट रेट का मैनेजमेंट था, उनका यही कहना था कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जीएसटी कटा है चाहे ना है, हम तो जैसे ग्रो कर रहे थे हम कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे. अल्टीमेटली जैसे हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा था वो हमारा बढ़ता रहेगा, हमें ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ और डिग्रोथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब कार्टरेट टेक ने एक चीज़ और बताया कि जो इनका प्लेटफॉर्म है कार्टरेट टेक, इट इज़ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ सेल फॉर एनी मैन्युफैक्चरर्स इन द एंटायर कंट्री. मोर देन 95% ऑफ देयर ट्रैफिक इज ऑर्गेनिक एंड कंज्यूमर्स कीप ऑन कमिंग टू देयर प्लेटफॉर्म्स बिकॉज दे लव दैम. एंड दीज कंपनीज थस कंपनीज जो हैं मारुति वगैरह, टाटा, महिंद्रा, हैव टू स्पेंड ऑन कार ट्रेड प्लेटफॉर्म. नो रिलेशन विद पेस ऑफ ग्रोथ इन ऑटो इंडस्ट्री, वी हैव ऑलवेज ग्रोन एट अ हाई पेस एंड विल कीप डूइंग दैट. सो बेसिकली इनका बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है आगे की ग्रोथ को भी लेके कि भाई हमें नहीं पड़ता फ़र्क, क्यों हमारे प्लेटफॉर्म को तो लोग प्यार करते हैं. वो चाहे आपको कंपनीज़ को हम पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा एंड वो कंटिन्यूसली करते ही आ रहे हैं. एंड अगर आप देखोगे, सो हम जब ऑटो इंडस्ट्री डी ग्रो कर रहा था तब भी हम ग्रो कर रहे थे एंड हम अपने इस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को कंटिन्यू रखेंगे. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट सेट बाय द मैनेजमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इनका जो मैनेजमेंट है, सो मैनेजमेंट का नहीं ओएलएक्स पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम ये डिस्कस करते हैं. हाँ, अब जब इन्होंने बताया कि यार जो अप्रैल टू जून होता है ना क्वार्टर, वो मोस्ट म्यूटेड क्वार्टर है, जुलाई टू सितंबर थोड़ा सा अच्छा है, अक्टूबर टू मार्च तो इनका बेस्ट है, इवन मच बेटर है. सो अभी तक जो हुआ H1 वो तो बस ठीक था, ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है. अक्टूबर टू मार्च इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स. बहुत अच्छा हाफ ईयर होता है इनका अक्टूबर टू मार्च वाला. सो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर क्या व्यू था? सो बेसिकली व्हाट दे सेड इज कि जो हमारा आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब बिजनेस कितना पैसा बना रहा है इन द इनिशियल कैपिटल, सो वो हमारा लास्ट ईयर में डबल हुआ है एंड आर आरओई विल गेट बेस्ट इन क्लास इन द नेक्स्ट few quarters. सो इन्होंने कहा कि हमारा आरओई बेस्ट हो जाएगा इन द एंटायर स्पेस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में. सो बेसिकली यार ये चीज़ है कि जब किसी भी कंपनी का आरओई बढ़ता है ना, डायरेक्शन लो टू हाई होता है, सो इट इज़ ऑब्वियसली बेटर फॉर अ कंपनी. सो एज अ इन्वेस्टर इट इज़ बेटर फॉर मी कि अगर कंपनी का आरओई बढ़ रहा है, क्योंकि यार उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है. सो प्रॉफिट बढ़ना इज़ द अल्टीमेट गोल किसी भी बिजनेस में, सो दैट इज़ गुड. हाँ, अब एक चीज़ और उन्होंने कहा, वी विल सी द एक्सपेंसेस टू बी इवेंचुअली द वे दे आर
fixed cost. Revenue grows faster than revenue grows. Almost all of it goes to profit since cost is fixed and very minimal. So जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था यार कि इन्होंने ये चीज़ कहा कि हमारा रेवेन्यू तो अच्छे खासे से बढ़ रहा है बट हमारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, एक्सपेंसेस हमारे नहीं बढ़ रहे, तो उसके कारण प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है एंड कंटिन्यू मिलता रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सो लास्ट टाइम कॉन कॉल में, मतलब आई डोंट थिंक सो एक या दो तीन पुरानी कॉन कॉल में, आई गेस एक साल पहले मैनेजमेंट से बोला गया कि यार तुम 40% के अबव के एबिटा एडजस्टेड एबिटा मार्जिन कभी कर पाओगे एबिटा मार्जिन, तो इन्होंने तब भी कहा था कि हम कर लेंगे एंड अभी इन्होंने प्रूव कर दिया। लोग बाग इन पर शक कर रहे थे कि यार तुम नहीं कर पाओगे 40% प्लस के एबिटा मार्जिन, इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा, बट इन्होंने करके दिखाया एंड 43% का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन इस बार Q2 FY26 में रिपोर्ट करा। एंड अब जाके मैनेजमेंट से जब पूछा गया 50%, 55%, 60% पे क्या व्यू, सो मैनेजमेंट ने इतने अच्छे से आंसर करा ना, दे सेड कि यार हम क्यों नहीं कर पाएंगे, मतलब देयर इज़ नो रीज़न कि हम ना कर पाएँ, हमारे पास सारे फेवरेबल चीज़ें हैं एंड वी कैन इवेंचुअली डू द 50 to 55% ऑफ एडजस्टेड एबिटा मार्जिन। मतलब उनका ऐसा कहना था, आई जस्ट सी नो रीज़न वाई नॉट, मार्जिन विल कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर फॉर श्योर, मतलब इनका कहना था कि जो मार्जिन है वो कंटिन्यू रखेंगे ग्रो करना फॉर श्योर। सो मार्जिन में इनका एक्सपेंशन आएगा आगे जाके, इनका इसके लेके व्यू भी अच्छा है। एट लास्ट हम नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट व्यू ऑन OLX बिजनेस। सो OLX बिजनेस जो है इनका बहुत ही अच्छा बिजनेस है वुड से। सो OLX बिजनेस को लेके मैनेजमेंट का क्या व्यू है, अगर मैं बात करूँ, सो OLX बिजनेस में Q2 FY26 में 17% से इनका रेवेन्यू ग्रो करा था और इसको लेके मैनेजमेंट ने कहा यार ये तो केवल बिगिनिंग है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, वी फील वी कैन ईजिली सरपास द ग्रोथ इन कमिंग क्वार्टर। सो ये जो 17% का ग्रोथ था Q2 में, ये इसको ईजिली सरपास कर पाएंगे आगे वाले क्वार्टर्स में आके, मैनेजमेंट ने ऐसा कहा। एंड इन्होंने ये चीज़ भी कहा कि देयर इज़ अ लॉन्ग हेडरूम फॉर ग्रोथ इन OLX बिजनेस, मतलब बहुत पोटेंशियल है इन द OLX बिजनेस, तो अच्छा खासा ग्रोथ मिलने को। इनके जो कन्वर्जन रेशियोज़ हैं, ट्रैफिक मैट्रिक्स हैं, वो डे बाई डे OLX बिजनेस में बेटर होते जा रहे हैं। सो इट इज़ ऑब्वियसली गुड फॉर अस। And there are various monetizing opportunities in OLX. Initially they monetize only the sellers in order to enhance sellers experience and find suitable buyers. सो बेसिकली अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना बहुत सारे मोनेटाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अभी तक हमने केवल बायर्स को मोनेटाइज करा था, मतलब हम केवल बायर से एक फ़ीस ले रहे थे, अब हम सेलर से फ़ीस ले रहे थे, अब हम बायर से भी फ़ीस ले लेंगे एंड उसके लिए हमने एलीट बायर्स प्रोग्राम लॉन्च करा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये बायर से भी पैसा लेंगे अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। सो बेसिकली एक मोनेटाइजिंग अपॉर्चुनिटी हो गई। सो वहाँ से जो पैसा आएगा, फीस आएगा, वो भी इनका प्रॉफिट ही होगा क्योंकि कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम है ही। Now, number of buyers on OLX are 3 times the number of sellers. So basically buyers को जब ये मोनेटाइज करेंगे तो बहुत अंधा पोटेंशियल है एंड ओवरऑल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू रहा कंपनी का OLX के बिजनेस को लेके। सो यही था यार पूरी कॉन कॉल के बारे में एंड बहुत ही अच्छे से कंपनी ग्रो करे। आई थिंक सो कि आगे जाके अपने जो ग्रोथ मोमेंटम है फॉर आई गेस ये जो एंटायर ईयर इसके लिए तो कंटिन्यू करेगी इस मोमेंटम को एंड मैनेजमेंट भी वही कह रहा है कि हम मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे, मतलब इन द OLX बिजनेस ऑल्सो। ऐसा ओवरऑल कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दिया इन्होंने। नाउ लेट अस कम टू द फाइनल पार्ट, वैल्यूएशंस। सो करंट मार्केट कैप है कंपनी का 14,000 करोड़ एंड करंट PE 76। अब FY26 का ना एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन रहा है ये 290 से 300 करोड़ बन रहा है, assuming it grows PAT by same 100% plus in H2 as it did in H1। सो बेसिकली हो क्या रहा है समझो, मैंने क्या करा कि इन्होंने H1 में अपना जो पूरा पैट था ना वो 100% से ग्रो करा। सो मैंने वही चीज़ ले लिया एंड आई हैव सेट कि इनका जो H2 है, H2 FY26, उसमें भी इनका जो पैट है वो 100% से ग्रो करेगा। सो अगर हम उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखें देन 145 CR था इनका पैट लास्ट ईयर। सो इस साल दे कैन ईजिली डू 290 करोड़ से 300 करोड़ का पैट, ठीक है, अगर हम 100% ग्रोथ को कंटिन्यू रखें। बट हमें 2 केसेस लेने होंगे, मतलब मैंने यहाँ 2 केसेस लिए। एक तो यार ये हो गया 290 से 300 करोड़ वाला पैट। अब एक दूसरा केस जो यहाँ बन रहा है ना वो ऐसा बन रहा है कि देखो कंपनी की जो अभी सेल्स है लास्ट ईयर वो थी 630 कुछ करोड़ की थी, हम उस पर 30% का ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे, अज्यूम करेंगे। सो कंपनी की जो FY26 की सेल्स आ रही है एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से, सो वो आ रही है 800 करोड़ की
एंड अभी जो पैट मार्जिन चल रहे हैं वो रफली ऑन एन एवरेज 30% के चल रहे हैं, मतलब 240 CR का पैट ये कर लेंगे। सो बेसिकली 250 करोड़ का पैट, तो मोटा मोटी 250 से 300 करोड़ का पैट ये कर सकते हैं। एंड इनको उस हिसाब से फॉरवर्ड पी जो मिलेगा वो 50 से 60 के रेंज में आ रहा है मोटा मोटा। सो अभी करंटली स्टॉक का पी चल रहा है 76% का, एंड अभी जो मतलब 76 का फॉरवर्ड पी चल रहा है, एंड जो मोटा मोटी पी आ रहा है वो 50 का पी आ रहा है फॉरवर्ड पी। सो वैल्यूएशन एज आई सेड कि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, मतलब आप पे डिपेंड करता है यार आपको कौन से वैल्यूएशन पे कंफर्ट मिल रहा है कौन से पे नहीं। बट आई वुड से कि एक बार अच्छे से देखना जरूर कंपनी, क्योंकि कंपनी जो कार्टरेट टेक है मतलब सॉलिड है, जैसे कि बिजनेस मॉडल देखा एंड आगे जाके फ्यूचर स्कोप तो है देखो, नो डाउट। OLX भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कॉल की मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक टोन में था। सो बढ़िया कंपनी, एक बार अपना एनालिसिस जरूर करना है, देखना कि यार अगर लगे देन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशंस। सो अब डिस्क्लेमर, कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दैट, इज साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।